मॉर्निंग फ्रेंड। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता रही थी कि हमारे जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होती है, जब वो राज्य की रिकमेंडेशन मानने के लिए बाध्य ही नहीं है प्रेसिडेंट, तो फिर क्यों रिक्वायर होती है, क्यों जो प्रेसिडेंट है वहाँ पास बिल्कुल रिकमेंडेशन बिल्कुल रिफर करते हैं। तो उसका पहला रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि जो राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद में बैठे होते हैं, तो वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो बहुत कम मात्रा में संसद में होते हैं, बहुत कम बैठे होते हैं, उनको पूरे राज्य के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए वो जो होते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बिल को क्या करते हैं, राज्य को भेजते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि वहाँ जो गैर राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिनको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, तो वो क्या कर सकेंगे, उसके बारे में एक सही निर्णय ले सकेंगे। इसके बाद जो रिकमेंडेशन उनकी आएगी, तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, बट यदि रिकमेंडेशन कोई जायज़ है, कोई जायज़ बात है, तो उसको वो अपने उसमें बिल में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। बस वो बाध्यकारी नहीं कि नहीं हमें उनको स्टेट की रिकमेंडेशन माननी ही पड़ेगी। ओके, तो इसलिए जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी रिकमेंडेशन बिल को क्या करते हैं, राज्य को रिफर करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन जो है कि वो बाध्यकारी क्यों नहीं है, तो बाध्यकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो राज्य का जो मामला होता है, ये क्या है, एक राष्ट्रीय मामला है। ये कोई ऐसे राज्य का कोई एक मामला नहीं है, क्या है, राष्ट्र का मामला। क्योंकि हमारे जो राज्य है उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि वो संघ के ही पार्ट है, उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। तो जब ये विभाजन की बात होगी, मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य में विभाजित करना है, तो देख ही रहे हैं कि आप राजनीति के कितनी ज़्यादा राजनीति की कंडीशन जो है चेंज हो रही है। तो इससे क्या होता है, यदि वो इस जो बाध्यकारी यदि कंडीशन को हम बना देते कि नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो राज्य के रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य है, तो इससे बाध्य होने के बाद तो बहुत सारी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी डिस्प्यूट हो जाती है, क्योंकि कोई भी राज्य अपना विभाजित होना नहीं चाहेगा दूसरे राज्य को। और यदि मान लीजिए कि वहाँ पास कोई भी रिसोर्स का इश्यू हो जाए कि हमको विभाजन करना ही पड़े, या फिर कोई अलग इश्यू हो जाए, या फिर हमको जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू हो जाए कि अब सही तरीके से नहीं हो पाए, तो हम राज्य अलग करके बनाना चाहें, कोई बहुत बड़ा राज्य है, तो हमको उसमें यदि प्रशासन सही तरीके से चलाना है, तो हमको उसको सेंटर को लगे कि हमें उसे अलग करना चाहिए, 2 राज्य उसके बनाना चाहिए, ताकि वहाँ प्रशासन सही तरीके से हो सके। बट यदि स्टेट उसके लिए मानने को तैयार नहीं होगा, तो फिर प्रेसिडेंट बाध्यकारी यदि हम एक कंडीशन कर देंगे, तो फिर सेंटर कुछ कर ही नहीं पाएगा, सेंटर उस स्टेट को अलग नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को क्या करते हैं, बाध्यकारी नहीं करते, क्योंकि हमारा जो है नेशनल इश्यू है, कोई एक राज्य का इश्यू नहीं है, राष्ट्रीय मामला है। इसलिए हम जो है यहाँ पास प्रेसिडेंट जो है उनकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, यहाँ पास ये चीज़ है। तो यहाँ फिर उसके बाद पॉलिटिकल भी इश्यू आ जाता है कि राजनीति के कारण या वो राज्य क्या है, अलग करना चाहे, मतलब एक राज्य जो है अपना विभाजन करना चाहे राजनीति के कारण, तो फिर उसके लिए भी वो प्रेसिडेंट यदि बाध्यकारी हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ सही नहीं है, इसलिए जो है प्रेसिडेंट जो है वो बाध्यकारी उनके ऊपर नहीं है स्टेट की रिकमेंडेशन। ओके, फिर यहाँ पास यदि आपको क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि नए राज्य के निर्माण किसके द्वारा होता है, तो क्या संसद के द्वारा होता है या राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ पास आप उसमें ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पास क्लियर है कि आपको आंसर देना पड़ेगा कि नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का तो पूरा रोल है, बट विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन आप नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पास आपको क्या ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि नए राज्य का जो निर्माण है वो राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों ऑप्शन है, तो उसमें आपके राष्ट्रपति जो है वो आपके उसमें सही आंसर होगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पास मैंने मेंस के लेकर भी मैंने इसको पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपका बेरूबारी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उसमें क्या बोला गया था कि यदि आप कोई भी राज्य का जो पार्ट है, यदि आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी राज्य के पार्ट को डिमिनिश एरिया को कम करके किसी आप अदर फॉरेन कंट्री को देना चाहते हैं, ठीक है, किसी अदर देश। वही मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि आगे चल के मैं इसको पूरा फुली एक्सप्लेन करूंगी। तो जो यहाँ पर केस ही गया था कि यदि आप किसी भी राज्य के जो पार्ट, कोई भी पार्ट है अपने यूनियन का राज्य नहीं, यूनियन का कोई भी पार्ट है, यदि आप उसे कम करना चाहते हैं या किसी फॉरेन कंट्रीज को देना चाहते हैं, तो वहाँ पास आपको आर्टिकल जो आपका 368 है उसके थ्रू आपको जो अमेंडमेंट की जरूरत होगी। आपने वहाँ पास देखा था कि अमेंडमेंट इस केस में सेकेंड वाले में, बट यहाँ पास जो है आपको अमेंडमेंट की जरूरत होगी। आप आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के थ्रू ही आप अपने जो है कंट्री का, अपने यूनियन का जो पार्ट है, किसी अन्य देश को, किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते। जैसे आपका यहाँ पास हुआ था, आपका बांग्लादेश का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो होता है बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें आपको जो है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ। इसमें आपने अपने
यहाँ पास अमेंडमेंट के थ्रू ही होता है। सेकंड है कि यदि आपका कोई सेटलमेंट जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, तो यदि आपको उसको सेटलमेंट करना है, उसे सही करना है किसी फॉरेन कंट्री के साथ, तो वहाँ पास आपको इस अमेंडमेंट की वहाँ पास किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, वो आपका एग्जीक्यूटिव जो है अपने एक्शन के थ्रू, अपने कार्य के थ्रू, अपने निर्णय के थ्रू उसको निर्णय कर सकती है। वहाँ पास आपको किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि आप किसी अदर कंट्री को अपना एक क्षेत्र देना चाहते दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पास आपको आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो ये वाला जो है आप इसको थोड़ा प्लीज़ केयरफुली इसको पढ़िएगा, कि स्टडी करिएगा, बिकॉज़ इसमें से काफ़ी यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा इसमें घुमा-फिरा के क्वेश्चन कर देता है। तो यहाँ पास आप प्लीज़ इसे केयरफुली लीजिएगा, ओके? ये आपके यहाँ पास है। ओके, थैंक यू फ्रेंड। ये यहाँ पास मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट इसके आगे का लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में आपको कंप्लीट कर दूँगी। ओके, थैंक यू।